हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं हम आपके सामने सीटेट के लिए एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट के साथ। और इस प्रैक्टिस सेट में आप जो है ना, जीन पियाजे के जितने सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप जीन पियाजे से प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। कहने का मतलब है कि ये जो जीन पियाजे नामक जो टॉपिक है हम लोगों का सीटेट सीडीपी के लिए ना, अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करेंगे और जितने सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे ना, सारे क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और फिर उसके बाद उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पियाजे के अनुसार बालक को सर्वप्रथम किस रूप में जाना जाता है, यानी कि बालक को किस रूप में जाना जाता है जीन पियाजे के अनुसार। क्या ये निष्क्रिय श्रोता है, या सक्रिय ज्ञान का निर्माता है, या अनुकरण करता है, या फिर पुरस्कार निर्भर शिक्षार्थी हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों क्या इसका आंसर हो जाएगा, आप एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है ना, बालक को माना जाता है, वह माना जाता है ज्ञान का सक्रिय निर्माता माना जाता है। क्या माना जाता है साथियों? ज्ञान का सक्रिय निर्माता माना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि पियाजे के सिद्धांत का मुख्य संबंध किससे है। देखिए, ए है भावनात्मक, बी है सामाजिक विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास और डी है नैतिक विकास। देखिए, तो जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया था ना, वो बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिया था, और इसीलिए उनके सिद्धांत को कहा जाता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इस नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का सही आंसर जो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। साथियों, आपको इस प्रैक्टिस सेट में जीरो से लेकर के हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड। आपके एक भी क्वेश्चन जो है ना, बाहर से नहीं आएंगे आने वाले सीटेट के एग्जाम की दिश में अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैंने आपको कुल क्वेश्चन जो है ना 25 करवाऊंगा इस सेट में, और एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ए कह रहा है कि शिक्षक के व्याख्यान द्वारा, बी कह रहा है कि वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया के द्वारा, और सी कह रहा है कि केवल परिपक्वता के द्वारा, और डी कह रहा है कि केवल आनुवंशिकता के द्वारा। पहले तो साथियों इसका आंसर आप जान लेते हैं। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे क्या है कि एक सक्रिय शिक्षार्थी हैं, उनको वातावरण में छोड़ दीजिए, वो खुद ज्ञान को अर्जन कर लेंगे। कैसे अर्जन करेंगे? तो अंतःक्रिया के माध्यम से। और कैसी अंतःक्रिया होगी? तो सक्रिय अंतःक्रिया होगी। और किसके साथ होगी? तो वातावरण के साथ होगी। तो इन तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना है, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी साथियों, ठीक है। कॉपी कलम लेके बैठिएगा। आपके 25 में कितने स्कोर आते हैं ना, आप अंत में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कोई भी साथी जो है ना, आंसर बताना नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे लोग बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। एक धमाकेदार सीरीज चल रही है हम लोगों की सीटेट बाय रोशन यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। इससे आप जरूर जुड़िए और अपने तैयारी को एक नया दिशा दीजिए। चौथा क्वेश्चन के पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की मूल इकाई क्या है। जीन पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की मूल इकाई क्या है। क्या ये प्रेरणा है, या प्रतिरूप है यानी स्कीमा, या फिर बुद्धि लब्धि है, या फिर अभिवृत्ति है। तो जब भी बात होगी जीन पियाजे की साथियों, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इनके अनुसार मानसिक संरचना की जो मूल इकाई है ना, वह आपका प्रतिरूप हो जाएगा, यानी स्कीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? स्कीमा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई लगा लीजिए। ऐसे ही घुमा के आजकल पूछे जाते हैं सीटेट में, ठीक है। इसलिए आपको आसान से आसान क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन सभी तरह का संग्रह इस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। डेली प्रतिदिन चलती है क्लासेस, इसको मिस ना करिएगा, ठीक है। कह रहा है कि बच्चा गाय को देख करके जानवर की अवधारणा बनाता है और बाद में भैंस को भी उसी श्रेणी में रखता है। यह किसका उदाहरण है? यानी कहने का मतलब यह है कि बच्चा गाय और भैंस में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, वो सिर्फ ये देखता है कि ये 4 पैर से चलती है, दोनों के पास सींग है, दोनों एक जैसे दिखने में है, दोनों एक जैसे साइज में है, तो मैं उसको भी जानवर की श्रेणी में ही रखूंगा। यानी दोनों की अवधारणा क्या है, अलग है। गाय और भैंस दोनों अलग वो नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब ये जो आपका श्रेणी होगा ना, ऑप्शन नंबर जो है समायोजन, संतुलन, आत्मसातीकरण और संरक्षण, इसको हम लोग बोलते हैं आत्मसातीकरण। यानी कि जो पुराने ज्ञान है ना, पुराने ज्ञान, उसी के आधार पे नया ज्ञान को अपने ज्ञान में जोड़ लेना आत्मसातीकरण कहलाता है। यानी पहले बच्चा गाय को जानता था और उसके बाद जब वो भैंस को देखा तो
सामान्य ज्ञान यानी गाय से भैंस को रिलेट कर लिया, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है जीन पियाजे के अनुसार? यह प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाती है, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बच्चा सभी उड़ने वाली वस्तु को पक्षी समझता है, लेकिन बाद में चमगादड़ को अलग श्रेणी में रखता है। यह किसका उदाहरण? यानी ये वही बात हो गई कि बच्चा जो है गाय और भैंस को अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे ही बच्चा समझदार होता है तो वो समझता है कि गाय अलग चीज है, भैंस अलग चीज है। सेम उसी तरह से यहाँ पर होती है कि बच्चे उड़ने वाले सभी वस्तु को पक्षी समझता है, लेकिन बाद में समझता है कि चमगादड़ अलग चीज होती है, उसको वो अलग श्रेणी में रखता है। अब यहाँ पर क्या है कि आत्मसाती से बढ़ गया उसका दिमाग, आत्मसातीकरण तक नहीं है। आत्मसातीकरण में बस विभेद नहीं कर पाता है, दोनों को एक श्रेणी में डाल देता है, लेकिन जब विभेद करना शुरू कर देगा तो इसको हम लोग बोलते हैं समायोजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं समायोजन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और क्लास में मजा भी आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, लैंग्वेज वाले, और इसी तरह के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट में करवा भी रहा हूं, इसलिए हमारे चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये क्लास अच्छी लग रही है ना मित्रों, अभी तक अच्छी लगी है ना, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का संग्रह लाने में थोड़ी सी मेहनत मुझे भी लगती है, इसलिए हमारी मेहनत के लिए आपको एक लाइक तो करना बनता है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। आत्मसातीकरण और समायोजन के मध्य संतुलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी आपने अभी देखा आत्मसातीकरण को, उसके बाद आपने देखा समायोजन को। अब इन दोनों के बीच में जो संतुलन की प्रक्रिया है ना, इन दोनों के बीच में जो संतुलन की प्रक्रिया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको जो है ना हम लोग संतुलन ही बोलते हैं। यानी कि जो प्रक्रिया है हमारा वही हम बोलेंगे, यानी संतुलन की प्रक्रिया क्या है? संतुलन ही कहलाएगा। और ये क्या है? तो ये आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों के बीच के योजक कड़ी है। क्या है दोस्तों? ये है योजक कड़ी है, दोनों के बीच की क्या है? ये एक योजक कड़ी की तरह काम करता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास की दिशा क्या होती है? पियाजे के अनुसार विकास क्या सरल से जटिल की ओर चलती है, या जटिल से सरल की ओर चलती है, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, या फिर अनियमित होती है? तो मित्रों, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पियाजे के अनुसार विकास की जो दिशा होती है ना, वह पहले सरल चीज होती है, उसके बाद जटिल चीज होती है, ठीक है। यानी सरल से जटिल की ओर चलेगी। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है मित्रों कि पियाजे के सिद्धांत में प्रथम अवस्था कौन सी है? देखिए, पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया था, जिसमें से एक है मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और संवेदी गामक संक्रियात्मक, संवेदी गम्यात्मक बोलेंगे या फिर संवेदी गामक अवस्था बोलेंगे। बात बराबर ही है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सबसे पहली अवस्था है ना, उसको संवेदी गामक बोलते हैं, जिसका उम्र जो है ना 0 से 2 वर्ष है। इसके बाद वाली जो अवस्था आती है ना पूर्व संक्रियात्मक की, इसकी जो उम्र है ना 2 से 6 वर्ष के बीच में आती है। इसके बाद वाली जो अवस्था आती है ना, ये आती है आपके 6 से 11 या फिर 7 से 11 लेकर के चलेंगे, 2 से 7 कर लीजिए, पियाजे के अनुसार 2 से 7 है, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट वाली आती है ना, ये जो है ना, ये 11 प्लस वाली आती है। यानी ये जो है ये आपकी पहली अवस्था हो जाएगी। इसके बाद आप पाएंगे तो ये जो है ना, ये आपकी दूसरी अवस्था हो जाएगी, और ये जो है ना, ये तीसरी अवस्था हो जाएगी, और ये जो है ये चौथी अवस्था हो जाएगी। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रथम अवस्था कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला, यानी संवेदात्मक गत्यात्मक अवस्था हो जाएगी। इसको संवेदी प्रेरक अवस्था भी बोलते हैं, इसी को संवेदी गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे ना, इससे पहले आप सभी लोग को, जितने एक्टिव मेंबर है, जितने एक्टिव लोग हैं ना, जो सीटेट में रिजल्ट लेना चाहते हैं, सही मायने में आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं ना, वो लोग एक बार कमेंट करिए कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद A B C D जो भी आपके आंसर होंगे ना, क्वेश्चन नंबर 10 करके सारे के सारे एक बार जो है ना कमेंट करके आइए। फटाफट वीडियो को पॉज करिए, 1 मिनट के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए बस पॉज करिए, और फटाक से 10 का ABCD आपके अनुसार जो होगा वो डालिए, और फिर वापस आ जाइए कमेंट बॉक्स कमेंट डालने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, और आपके सही हुए कि नहीं ये बात जानने के लिए। तो देखिए, संवेदी गत्यात्मक अवस्था की जो आयु है ना, मैंने अभी बताया है आपका, वह है 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है मित्रों। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ की संवेगात्मक गत्यात्मक अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? यानी संवेदनात्मक गत्यात्मक जो अवस्था है, यानी 0 से 2 वर्ष वाली जो अवस्था है ना, इसके सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? क्या ये संरक्षण है? आप कहेंगे नहीं सर, प्रतिलोमता भी नहीं है, वर्गीकरण भी नहीं है, लेकिन वस्तु अस्थायित्व की जो भावना है ना, इस अवस्था में आ जाती है। अब ये वस्तु अस्थायित्व क्या होती है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। वस्तु का मतलब होता है समान,
ठीक है। और स्थायित्व का मतलब क्या है कि इसमें अपना हक जमाना, क्या जमाना, हक जमाना, ठीक है। यानी कि सामान, और बच्चे को कौन सा सामान रहेगा इस अवस्था में, तो खिलौना। अब जब भी गौर करिएगा, बच्चे जब 2 वर्ष के होने को रहेंगे, यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में ही रहेंगे, जब उसको कुछ खिलौना दे दीजिएगा खुश हो जाएगा। आपका ही खिलौना है, फिर उससे छीनने का प्रयास करिए, रोना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके मन में लगता है कि ये मेरा हो गया, ये वस्तु स्थायित्व की भावना आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बार हमें क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि बच्चा छिपी हुई गेंद को ढूंढने लगता है, यह किस अवस्था का प्रमाण है, यानी वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है ना छिपी हुई गेंद को मतलब खेलने की कोई भी सामान हो, आजकल तो फोन वगैरह है, इसको ढूंढने में लग जाता है। वो जो अवस्था है आपके सामने, ऑप्शन नंबर जो है वह है आपका है, वह जो किस अवस्था की प्रमाण है, तो वस्तु स्थायित्व का ही प्रमाण है। और अवस्था की बात करेंगे तो 0 से 2 वर्ष यानी संवेदी गामक अवस्था हो जाएगी, ठीक है मित्रों। तो अगर अच्छी लग रही है ना क्लासेस, सभी साथियों से अनुरोध है कि मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनती है, ठीक है, कर दीजिए। और रोज आइए, फ्री क्लासेस से कोई पैसा नहीं है, नो ड्रामा, नो एक्स्ट्रा बकवास क्लास में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन MCQ आपके सामने रहेंगे, PYQ आपके सामने में रहेंगे, एक्सप्लेन होगी, आप आंसर खुद से दीजिए, उसके बाद मेरे बताए हुए आंसर से मिलान करिए और देखिए अंत में कि 25 में कितना सही हुआ है, और क्लास का एंजॉय लीजिए और सीटेट में अच्छे अंक प्राप्त करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है। पूर्व संक्रियात्मक पूछा जा रहा है ना, पूर्व संक्रियात्मक, तो ये कितने नंबर पे आएंगे, तो 2 नंबर पे आएंगे साथियों। कितने नंबर पे आएंगे, तो 2 नंबर पे आएंगे। अब एक बात बताइए कि 2 नंबर वाले आयु तो हम आपको बताए हैं ना, आप कहेंगे बिल्कुल बताए हैं, तो हम बताए जब हैं तो आप एक बार करिए ना, अपने माइंड को थोड़ा सा जो है ना वहाँ पर ले जाइए, जोड़ दीजिए और सोचिए कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जैसे ही आपका सोचना कंप्लीट हो जाएगा ना, मन में ख्याल आ जाएगी कि हाँ इसका आंसर ये होगा ABCD में से, उस आंसर को एक बार कमेंट कर दीजिए, तो उसके लिए वो जो आंसर है आपके लिए जीवन भर के लिए स्थायी हो जाएगा। क्योंकि करके सीखते हैं ना, लिख के सीखते हैं ना, तो वो ज्ञान हमारे लिए स्थायी हो जाता है, ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, ऐसा साइंटिफिक रीजन भी है। इसीलिए एक बार सारे के सारे लोग कमेंट कर दीजिए कि 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। और जो लोग लेट से जुड़े हैं, जो लोग नहीं देखे हैं ना, मैं आपको उनको बता देता हूं कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी उम्र जो है ना साथियों, वो आपका 2 से 7 वर्ष हो जाएंगे, 2 से 7 वर्ष हो जाएंगे। ये 0 से 2 संवेदी गामक, 2 से 7 और पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक और 11 से 18 या फिर 11 प्लस आपको देखने को मिलेगा, ये आपके औपचारिक संक्रियात्मक आ जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा विकास का प्रमुख कारण क्या है। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक की जो अवस्था होती है, यानी 2 से 7 वर्ष वाली अवस्था होती है ना, इसमें भाषा विकास सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसकी प्रमुख कारण क्या है मित्रों? ए है प्रतीकात्मक चिंतन, बी कह रहा है कि संरक्षण, सी कह रहा है कि प्रतिलोमता और डी कह रहा है कि वर्गीकरण। तो मित्रों आपको ध्यान में रखना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात होगी ना, तो इसमें जो भाषा का जो प्रमुख, भाषा विकास की जो प्रमुख कारण होती है ना, वो जो होती है वो होता है आपका प्रतीकात्मक चिंतन। प्रतीकात्मक चिंतन, जैसे कि उसमें इसके अंतर्गत अनुकरण आ जाएगा। जैसे बोलेंगे बच्चा को बोलो हुआ पापा, तो बच्चा पीछे से बोलेगा पापा, ठीक है, इस तरह की चीजें। जैसे टेलीविजन में कोई शब्द सुनेगा, अपने पड़ोसी से कोई शब्द सुनेगा, अपने परिवार के लोगों से कोई शब्द सुनेगा, फिर उसके बारे में उसका जवाब देगा, राइट। 15वां क्वेश्चन है कि बच्चा मानता है कि चांद उसके साथ साथ चल रहा है। यह किसका उदाहरण है? हम तो बहुत सियाने हो गए थे तब तक ये बात पता चलता था कि जैसे जैसे हम चांद की तरफ बढ़ते हैं ना, चांद हमसे दूर होना शुरू हो जाता है। और ये तो बच्चा ही है, ये तो बच्चा ही है। इसका क्या मानना है ना कि चांद उसके साथ साथ चलती है, उसके सर के ऊपर साथ साथ चलती है। घर पे जाता है तो भी चांद, बाहर निकलता है तो भी चांद, खेल के मैदान में जाता है तो भी चांद, चांद की दुनिया में जाता है तो भी चांद। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा का मानना पड़ता है कि चांद उसके साथ साथ चलती है। यह कथन कैसा है? यह जो कथन है ना वह आत्म केंद्रिता है, क्योंकि बच्चे इसका साइंटिफिक रीजन नहीं समझ रहे हैं, बस उनका एक रीजन बन गया, अपने दिमाग में ख्याल बन गया, आत्म केंद्रित हो गए कि चांद मेरे सर पे चलता है, चांद मेरे साथ साथ चलता है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि गुड़िया को जीवित समझना किस अवधारणा का उदाहरण है। देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं ना, हम सभी लोग ये खेल खेले हैं, गुड्डा गुडिया वाला जो खेल है ना, सब लोग खेलता है, ठीक है। तो जब बच्चे छोटे रहते हैं, तो जब आपके सामने जो गुड़िया रहती है उसको लेकर के कोई मारेगा ना उसको, तो आपको दर्द होगा, लगेगा कि उसको चोट लग रही है, क्योंकि आप उसको ये नहीं पता है कि ये जीवित है या फिर निर्जीवित है, यानी ये जीवित है, इसमें जीवन है या फिर निर्जीव है। तो ये जो अवधारणा है ना, यह किसका उदाहरण है? तो ये जो अवधारणा है ना, ये आपके मित्रों जीववाद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जीववाद का उदाहरण है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है 17 नंबर की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा लंबे गिलास में अधिक पानी मानता है
जबकि मात्रा समान होती है। इसका क्या करना है, देखिए अक्सर बच्चे को देखिएगा जब छोटा रहेगा तो इस तरह का एक गिलास दे दीजिए और एक इस तरह का गिलास दे दीजिए और बोलिए कि कौन लेगा, तो कहेगा कि हमको ये वाला चाहिए। क्यों, भले ही ये भी है, मान लीजिए ये भी 100 ग्राम का ही है, ये भी 100 ग्राम का है, फिर भी बोलेगा हमको ये वाला चाहिए। क्यों, क्योंकि उसको देखने में लगता है कि अरे ये बड़ा है तो मुझे बड़ा वाला मिलेगा। ठीक है, यानी कि उसकी मात्रा का ज्ञान अभी नहीं है इसके अंदर। जब मात्रा का ज्ञान नहीं होती है तो इसका कारण क्या होता है कि इसमें क्या है ना कि बच्चों को क्या करना है, बच्चों को क्या है, इसकी कारण क्या होती है कि जब बच्चों को जो है ना केंद्रीकरण होती है, यानी कि उसका जो है ना जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा लंबे गिलास में अधिक पानी मानता है जबकि मात्रा समान होती है, तो ये जो प्रक्रिया ये केंद्रीकरण है, यानी उसका ज्ञान जो है अभी केंद्रित है, वो डेवलप नहीं है, वो साइंटिफिक ढंग से नहीं सोच पा रहा है, उसको बस उसके माइंड में ये बना हुआ है कि जो बड़ा है मतलब उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए आंसर नंबर आपका जो सी है ऑप्शन नंबर केंद्रीकरण इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 18वां क्वेश्चन है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। इसको भी ना मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। मूर्त पूछा जा रहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। एक बार सभी लोग कमेंट करिए तो 18 नंबर क्वेश्चन का कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये सारी क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवा दिया है, रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु की बात करेंगे साथियों तो आपका हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। ठीक है, 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त की बात होगी तो आपके 11 प्लस हो जाएंगे, 11 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन का आंसर जो है बी हो जाएगा। 19वां है कि संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। संरक्षण करना यानी अपनी वस्तु को किसी और के नहीं देना, उसका बचाव करना, रक्षा करना, ये जो भावना है ना, जीन पियाजे के अनुसार जो आपकी अवस्था होती है तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि इसकी जो अवस्था है 7 से 11 वाली ना, इसमें विकसित हो जाती है। बच्चे अपने सामान से प्यार करने लगते हैं, बच्चे अपने सामान को खोना नहीं चाहते हैं, बच्चे अपने सामान को तोड़ना नहीं चाहते हैं, बच्चे अपने सामान को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसी का बोला जाता है संरक्षण करने की अवधारणा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगी। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है कि वस्तुओं को किसी विशेष गुण के आधार पर समूहित करना क्या कहलाता है। यानी कि जब किसी वस्तु को जब समूहित करिएगा ना तो उसका एक ही नाम, उसका नाम है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो वस्तुओं को किसी विशेष गुण के आधार पर समूहित करना क्या कहलाएगा, वर्गीकरण कहलाएगा, क्लासिफिकेशन कहलाएगा। मित्रों 21वां क्वेश्चन है कि छोटी से बड़ी छड़ियों को क्रम में लगाना किस क्षमता को विकसित करता है। यानी पहले छोटी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, इस तरह का जो क्रम में है ना ये लगाना क्या मतलब कि कौन सी क्षमता को विकसित करता है। ये क्षमता जो है ना आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है आपके सामने बी वाला क्रमबद्धता, ये इसका सही आंसर हो जाएंगे। यानी वर्गीकरण करने का क्षमता वर्गीकरण, क्रम में सजाने का क्षमता क्रमबद्धता कहलाती है। ये सारे आपके जीन पियाजे के अनुसार पढ़ना है। ठीक है, और ये सारे आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हल्के में नहीं लीजिएगा मित्रों। और आपके 25 में कितने सही होते हैं ना जरूर बताइए। ये क्वेश्चन को गौर करिए, ये VVI क्वेश्चन है आपके लिए। देख लीजिए, कह रहा है कि यदि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से और ए बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। यानी कि कह रहा है कि ए जो है बी से बड़ा है और बी जो बड़ा है सी से, तो ए क्या होगा कि सी से बड़ा होगा। बात तो सही है, सी से बड़ा होगा, लेकिन समझना किस क्षमता के उदाहरण है। यानी कि ये जो समझ है ना, एक तरह से ये रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ। और इस तरह का समझ बच्चे को किस अवस्था में आती है ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी तर्क करने की जो क्षमता है ना वो किस अवस्था में आती है, तो संक्रमणात्मक तर्क की अवस्था में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। और इसकी उम्र की बात करेंगे ना तो अमूर्त चिंतन वाली उम्र यानी 11 प्लस होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसका जो हो जाएगा ना ए हो जाएगा, संक्रमणात्मक तर्क की अवस्था हो जाएगी। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत सामान्यतः किस आयु में होती है। कौन सी आयु है, मतलब अवस्था है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो अवस्था हो जाएगी ना 11 में स्टार्ट हो जाएगी और इसके आगे ये चलती रहती है। यानी इसमें बच्चे जो है ना तर्क करना शुरू कर देते हैं, वितर्क करना शुरू कर देते हैं, तार्किक रूप से अमूर्त चिंतन भी करना शुरू कर देते हैं। राइट, 24वां क्वेश्चन है आपके सामने साथियों कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक की प्रमुख विशेषता क्या है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक की जो प्रमुख विशेषता है ना वो आपसे पूछा जा रहा है, वो क्या है। क्या मूर्त वस्तुओं पर निर्भरता, देखिए औपचारिक है ना यानी 11 प्लस वाली उम्र है, इसमें बच्चे जो है ना अमूर्त और कल्पना शक्ति इसमें विकसित हो जाते हैं। बच्चे अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, कल्पनात्मक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। 25वां क्वेश्चन है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, कि कक्षा में शिक्षक छात्रों से पूछता है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण न हो तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
यानी ये कक्षा में शिक्षक जो है छात्रों से पूछता है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना होना तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह प्रश्न किस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देता है। देखिए इसी तरह से ही आपके सीटेट में पूछते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, आधा आधा पेज में तो आपका क्वेश्चन ही लिखा रहता है, इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज देता है। वो सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे, अभी तो स्टार्ट है ना, अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है, बहुत क्वेश्चन से हो करके आपको गुजरना है। बस आप हमारे साथ बने तो रहिए ना, फिर देखिए ना रिजल्ट कैसे नहीं होती है। मित्रों आपकी रिजल्ट हमारी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है हमारी क्लास को एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करने का, ठीक है। चलिए ऑप्शन है आपके सामने मूर्त, अमूर्त, अनुकरणात्मक और यांत्रिक। तो जब भी बात होगी ना कि कुछ सोचने को जो सामने प्रत्यक्ष नहीं है उस पर कल्पना करने का, विचार करने का, तर्क देने का, सोचने का अमूर्त रूप से, तो उसका जो आपका चिंतन हो जाएगा ना वो आपके हो जाएंगे अमूर्त चिंतन। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। तो